नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान के वैसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे की विभिन्न ऑफलाइन तथा ऑनलाइन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा प्लेलिस्ट में जाकर विज्ञान के और भी कई प्रश्नों के वीडियो हैं उन्हें भी देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गति का प्रथम नियम परिभाषा देता है। गति का प्रथम नियम जड़त्व की परिभाषा देता है दोस्तों। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अतः इसका आंसर स्टार लगा हुआ है। गति के प्रथम नियम की परिभाषा, प्रथम नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। इसमें जितने भी प्रश्न हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न देखिए ग्रुप डी के परीक्षाओं में पूछी गई है। दूसरा प्रश्न, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल से हमें बल मिलता है, जैसे F बराबर ma। सही ऑप्शन बी। आप लोग इसकी वीडियो को पॉज करके व्याख्या भी देखते रहिएगा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हम उसे जानते हैं संवेग के नाम से। संवेग की परिभाषा ही यही होती है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसकी व्याख्या अगर हम लोग देखें तो व्याख्या है, v वेग से गतिमान किसी m द्रव्यमान की वस्तु का संवेग निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग अर्थात mv। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। बी ऑप्शन सही। व्याख्या देखते हैं, एसआई पद्धति में दाब का मात्रक पास्कल होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पास्कल को संक्षिप्त में पीए द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात 1 पीए बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल बटा त्वरण बराबर क्या होगा? तो बल बटा त्वरण बराबर द्रव्यमान होगा। कैसे? हम लोग जानते हैं F बराबर ma, तो उधर से a को अगर हम इधर लाएंगे तो F बटा a बराबर m, इसलिए हमारा द्रव्यमान हो जाएगा सही। व्याख्या देखते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, अतः बल बटा त्वरण बराबर द्रव्यमान। अगला प्रश्न थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप्स का है दोस्तों। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मीटर प्रति सेकंड में दर्शाने के लिए क्या लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे 20। कैसे कैलकुलेट किया गया? तो सिंपल सी बात, आप लोग उसका ट्रिक जानते होंगे दोस्तों। 72 जैसे अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना कर देते हैं, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में करना है तो 18/5 से गुना कर देते हैं। तो 72 में हम 5/18 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 20। 7वां नंबर प्रश्न, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया है और वह 10 मीटर ऊंचाई पर गया, यानी 10 मीटर ऊंचा उड़ता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिया गया समय की गणना करें। तो समय का कैलकुलेशन करना है दोस्तों। हम यहाँ देखते हैं कि वह वस्तु को फेंका गया है 14 मीटर प्रति सेकंड से, वह वस्तु ऊपर की ओर 10 मीटर तक गया, तो यहाँ दूरी हो जाएगा हमारा 10 मीटर और यहाँ हमारा स्पीड हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। इसको कैलकुलेट करते हैं, और आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान माइनस में हो जाता है। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं, चूंकि यह न्यूमेरिकल है तो इसे कैलकुलेट करना होगा। ऊपर की ओर फेंकते समय वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 14, क्योंकि जब जिस समय उस वस्तु को फेंका गया था उस समय उसका प्रारंभिक वेग था 14। अधिकतम ऊंचाई 10 मीटर, क्योंकि वह वस्तु 10 मीटर ऊंचा तक गया था। उच्चतम बिंदु पर वेग यानी कि अंतिम वेग v बराबर 0। क्यों? क्योंकि जब वस्तु ऊपर की ओर गई तो अंतिम समय जाकर के वह वस्तु रुक गई, और रुकने के बाद वह वस्तु वहां से नीचे गिरती है। तो प्रारंभिक वेग था इसका 14, लेकिन अंतिम वेग v बराबर हो जाएगा 0। स्मॉल g का मान 9.8 तो जानते ही हैं, लेकिन यह माइनस में हो जाएगा।
तो गति के प्रथम समीकरण से हम लोग जानते हैं v बराबर u माइनस यू प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस जी टी, क्योंकि g का मान निगेटिव हो जाएगा। और सभी के वैल्यू को पुट करते हैं और इधर उधर करते हैं तो t का मान यानी समय का मान हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। समय निकलता है 1.43 सेकंड। अगला प्रश्न है, v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग, तो यहाँ हो जाएगा संवेग का मान एम भी, एम और भी, ऑप्शन ए सही है। आप लोग इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है फिर से न्यूमेरिकल से, 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड वेग को त्वरित हो जाती है, अर्थात समझिए इसको त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात, 5 सेकंड समय लेता है और 6 मीटर प्रति सेकंड स्पीड था, अब बढ़ कर करके हो जाता है 16 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना लगता है 5 सेकंड। कहने का मतलब है इस प्रश्न में कि एक वस्तु का स्पीड 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड होने में 5 सेकंड का समय लगता है। तो हमें त्वरण ज्ञात करना है, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हम a बराबर क्या लिखते हैं, v माइनस यू बटा टी। तो v हो जाएगा हमारा 16 और u हो जाएगा 6, तो हम इसका डिफरेंस करेंगे तो निकलेगा 10, और 10 को भागा देंगे हम लोग समय से तो मेरा आंसर निकल जाएगा 2। तो यहाँ त्वरण हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो सही ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, इसी वेग परिवर्तन को v माइनस यू बटा टी बोलते हैं। तो v है अंतिम वेग 16, प्रारंभ में वेग था 6, तो दोनों को घटा दिया तो वेग में परिवर्तन 10 हो गया, और 10 होने के लिए इसको 5 सेकंड का समय लगता था। यही यहाँ त्वरण बराबर 10 बटा 5 बराबर 2 आंसर हो गया। अगला प्रश्न, वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी, बल, वेग, त्वरण और दूरी। दूरी एक ऐसी राशि है दोस्तों कि यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। आप जितना भी चलिएगा दूरी हमेशा बढ़ती है, कभी घटती ही नहीं है। ठीक, विस्थापन घटती है, विस्थापन बढ़ती है, विस्थापन जीरो भी हो सकती है, विस्थापन माइनस में ऋणात्मक भी हो सकती है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकती है, विस्थापन सब कुछ हो सकता है, लेकिन दूरी के साथ कोई ऐसा नियम नहीं है। दूरी सिर्फ और सिर्फ बढ़ते ही जाती है। ठीक, तो दूरी कभी ऋणात्मक होने की बात नहीं है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है। कूदने से पहले दौड़ता है, इसका कारण क्या है? तो कूदने से पहले दौड़ने से उसका संवेग बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मान लेते हैं कि 50 केजी का कोई आदमी है, अगर उसे दौड़ना है तो अगर वह जितना स्पीड से दौड़ेगा तो उसका संवेग बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान हो गया उसका शरीर का वजन, और जितना स्पीड से वह दौड़ेगा वह हो जाएगा उसका वेग। तो उसके शरीर का वजन और उसके दौड़ने का वेग दोनों को गुना करने से जो राशि प्राप्त होगी वह हो जाएगी संवेग, और यही संवेग उसको काफ़ी दूर तक छलांग लगाने में मदद करता है। तो लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करने से उसका संवेग बढ़ जाता है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। बारह नंबर क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या शो करता है? तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण को शो करता है, यानी कि ग्राफ में एक्स एक्सिस पर टाइम हो, समय हो, और वाई एक्सिस पर वी हो यानी वेग हो, तो इस तरह के जो ग्राफ तैयार होंगे इससे जो रेखा का ढलान बनेगा वह त्वरण को सूचित करेगा।
13 नंबर क्वेश्चन, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल सही, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? कौन सदिश राशि है? तो विस्थापन सदिश राशि है दोस्तों। ऊर्जा, कार्य और गति ये सदिश राशि नहीं है, लेकिन विस्थापन सदिश राशि है। इसमें हम कार्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि सदिश राशि नहीं है। क्या आपको कमेंट करके बताना है, क्या कार्य ऋणात्मक हो सकती है? इसका जवाब आपको यस और नो देना है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। स्मॉल जी का मान, तो स्मॉल जी का मान कहाँ पर कितना होता है, धरती के किस जगह पर क्या इसका प्रभाव रहता है, इसके बारे में यह प्रश्न है। पहला ऑप्शन देखते हैं, विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम, बिल्कुल गलत। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम हो जाता है, बिल्कुल सही। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, बिल्कुल गलत। नियत रहता है, बिल्कुल गलत। जी का मान की अगर हम बात करें तो जी का मान सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है और सबसे कम विषुवत रेखा पर। हम ये भी कह सकते हैं कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर जी का मान में कमी होता है, या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी के मान में वृद्धि होता है। दूसरा, धरती से ऊपर की ओर जाने पर जी का मान में कमी हो जाता है। धरती के सतह से केंद्र की तरफ यानी जमीन में अंदर जाने पे भी जी का मान में कमी होता है। सही ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, केंद्र की ओर जाने पर जी का मान कमता है। अगला देखते हैं, किसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है? तो किसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बल का। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ एक शब्द जुटा हुआ है वजन। वजन को ही हम लोग बोलते हैं भार। भार का या बल का, दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, इससे क्या मतलब है तो मैं आपको बता दूं, भार भी एक प्रकार का बल ही होता है। अंतर इतना है कि यह जो बल है पृथ्वी किसी वस्तु पे अपने केंद्र की तरफ खींचने में लगाता है। जैसे कोई 5 केजी का भार है, इसका मतलब पृथ्वी उस वस्तु को 5 केजी के बल से खींच रही है, अर्थात भार भी एक प्रकार का बल ही होता है। भार निकालने के लिए हम लोग mg फॉर्मूला यूज करते हैं, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और g होता है गुरुत्वीय त्वरण, और F बराबर हम लोग जानते हैं कि ma होता है, ये तो द्रव्यमान है और a की जगह यही हमारा गुरुत्वीय त्वरण g हो जाता है, तो जिसे हम भार के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं, आप लोग इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। मंदन, मंदन क्या है? तो मंदन कोई इसमें नहीं है, मंदन सिंपल सी बात है, ऋणात्मक जब त्वरण ऋणात्मक हो जाता है तो उसको मंदन बोल देते हैं। सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन बोलते हैं। 17 न्यूमेरिकल्स है, अच्छे से इसको बनाइएगा। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए, फिर से देखिए इसका प्रारंभिक वेग 25 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात u का मान 25 मीटर प्रति सेकंड, इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? t का मान पूछ रहा है, t का मान पूछ रहा है, t कितना होगा? g का मान 10 मान के चलना है। ऐसे 9.8 होता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेशन में आसानी के लिए 10 बना दिया गया है, बहुत अच्छा। v बराबर u प्लस at वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, आसानी से बनेगा, जहां v का मान 0 कर देना है। व्याख्या पढ़ते हैं, गेंद का प्रारंभिक वेग u बराबर 25, गुरुत्वीय त्वरण g का मान 10, चूंकि पिंड गुरुत्वीय त्वरण g के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया है तो g का मान माइनस हो जाएगा, तथा v बराबर u माइनस जी टी, बिल्कुल सही। ऊपर की ओर जा रहा है तो g का मान ऋणात्मक तो होना ही है, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर दिया गया है। उच्चतम बिंदु पर v बराबर 0, बहुत अच्छा। जब वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो जाते जाते एक समय आता है कि वह वस्तु रुक जाता है और रुक करके फिर वहाँ से नीचे गिरती है, तो जो अधिकतम ऊंचाई है वहाँ पे अंतिम वेग हमारा 0 हो जाता है। इस फॉर्मूला से हम लोग t का मान निकालेंगे तो 2.5 सेकंड आंसर इसका निकलेगा। 18 नंबर क्वेश्चन,
न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम प्रति किलोग्राम स्क्वायर का एसआई इकाई, किसका एसआई इकाई है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसको। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यह किसका इकाई है? चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। यह कैपिटल जी का मान है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से गुरुत्वाकर्षण बल F का मान निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। F बराबर Gm1m2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल जी क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और यही कैपिटल जी का एसआई मात्रक होता है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक नहीं दिया हुआ है, तो हमारा इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल जी गुरुत्व के कारण त्वरण, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, जी एम बटा आर स्क्वायर। अब आप सोचते होंगे कि इसका स्मॉल जी का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो आपको छोटा सा बात मैं बता दूं। यहाँ देखिए बी ऑप्शन सही है। कैसे? तो कैपिटल जी एम और बटा आर स्क्वायर, इसकी व्याख्या देखिए तो समझ में आ जाएगा। मैं चूंकि इस पर लिख तो नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं लिख करके आपको समझाता। पृथ्वी सतह पर पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण जी का मान निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, इस फार्मूला को आप लोग याद कर जाइएगा। यहीं से जी एम बटा आर स्क्वायर किया गया है, जहाँ एम पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, आर पृथ्वी की त्रिज्या होती है, और जी का मान तो आप लोग कैपिटल जी का मान जानते ही हैं, 6.67 × 10⁻11। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? गुरुत्वीय त्वरण कहाँ शून्य होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। इसकी व्याख्या को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का साइंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें